सोलो लेवलिंग के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इसमें हम टाइटन्स वाली पूरी फाइट को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसे हमने पिछले एपिसोड के एंड में अधूरा छोड़ा था। इसके साथ ही जिन्हू और चाहिन के बीच कुछ बेहद इमोशनल और पावरफुल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो इस एपिसोड को और भी खास बना देते हैं। एपिसोड की लेंथ इस बार 30 मिनट्स की है, तो पहले से ही बता देता हूं कि ये एक्सपीरियंस वर्थ इट होने वाला है। अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। अब सीधा कहानी में आते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक डेजर्ट आइलैंड से जो यूएस में है, जहां एक ट्रैवलर आसमान की तरफ देखता है और उसे एक अजीब सी नीली चमक दिखाई देती है, जो एक गेट जैसा नजर आता है। घबराकर वो सीधा इमरजेंसी को कॉल करता है और रिपोर्ट करता है कि उसे आसमान में कुछ अजीब दिखा है। जब इमरजेंसी रिस्पांस टीम उससे पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन जो देखा है वो इतना अजीब है कि रिपोर्ट करना जरूरी लगा। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे इमरजेंसी माने या नहीं, लेकिन आसमान जैसे टूटने वाला हो, उसमें दरारें आ चुकी हैं और ये देखकर उसे डर लग रहा है कि सब कुछ उसके ऊपर गिरने वाला है। उसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हू खाना खा रहा होता है और अचानक एक अजीब सी फीलिंग महसूस करता है। तभी रूलर्स का एक सर्वेंट उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि बहुत वक्त बाद मुलाकात हो रही है। जिन्हू बिना टाइम बर्बाद किए पूछता है कि क्या ये सब रूलर्स का किया धरा है, लेकिन सर्वेंट जवाब देता है कि नहीं, ये उनका काम नहीं है। इसके बाद जिन्हू पूछता है कि ये जो बीइंग्स आ रहे हैं ये कौन हैं, तो सर्वेंट बताता है कि ये आउटसाइडर्स हैं जो पहले भी किसी और दुनिया में आ चुके हैं। जिन्हू और भी गहराई से पूछता है कि ये धरती पर ही क्यों आ रहे हैं। तब सर्वेंट बताता है कि ये बीइंग्स टाइटन्स हैं जो रग्स नाम की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और ये कोई आम रग्स नहीं है, बल्कि वही रग्स है जो पृथ्वी की संरचना को सपोर्ट करता है। टाइटन्स की पूरी ट्राइब अब पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है और इसका कारण है संग जिन्हू की मौजूदगी। टाइटन्स को जिन्हू की पावर का एहसास हो चुका है और वही उन्हें इस दिशा में खींच लाया है। यहां से पता चलता है कि रोलर्स ने अपनी आर्मी तो भेज दी है, लेकिन वो वक्त पर पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि गेट को पूरी तरह खुलने में 2 साल लगने वाले हैं और तब तक सब कुछ खत्म हो सकता है। इसी वजह से जिन्हू खुद ही ये सब हैंडल करने का फैसला लेता है। दृश्य फिर से यूएस की उसी जगह पर शिफ्ट होता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मिलिट्री अलर्ट पर है, लेकिन उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। वे अपने वेपन्स की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, पर जिन्हू जानता है कि ये सब टाइटन्स के सामने बेकार है। तभी आसमान में एक के बाद एक भारी क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं और जिन्हू मुस्कुराते हुए कहता है कि स्टेज अब पूरी तरह सेट हो चुका है। वो महसूस करता है कि वे आ चुके हैं। जिन्हू के चारों तरफ उसकी डैगर्स प्रकट होती हैं। वो शांत खड़ा होता है और कहता है, ब्रिंग इट ऑन। अब जब तुम यहां आ ही चुके हो तो तुम्हें मुझसे टकराना ही होगा। फिर वो खुद को मोनार्क और एक हंटर घोषित करता है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। इसके बाद टाइटन्स की एंट्री होती है और ये सच में बेहद खतरनाक दिखते हैं। टाइटन्स का लीडर जिन्हू की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तू सच में ये सोचता है कि अकेले ही हमें रोक पाएगा। इसके जवाब में जिन्हू एक लाइन कहता है जो पूरे एपिसोड का मिजाज सेट कर देती है, क्या तुझे लगता है मैं यहां अकेला आया हूं। और इसके साथ ही वो बोलता है अराइज। उसके बोलते ही उसकी पूरी शैडो आर्मी प्रकट हो जाती है। ड्रैगन, जनरल्स, बेरू, बेलियन, इग्रिस और यहां तक कि उन सोल्जर्स के शैडो भी जिन्हें जिन्हू ने पहले रूलर से लड़ते हुए हासिल किया था। ये शैडो आर्मी पहले कभी इतने कंप्लीट फॉर्म में नहीं दिखाई गई थी। इस पैनल को देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्हू पूरी तरह तैयार है और ये पहली बार है जब वो अपने सभी शैडोज एक साथ रिलीज करता है। और याद दिला दूं कि इस आर्मी में वो सारे लोग भी शामिल हैं जो 10 साल पहले मारे गए थे, क्योंकि टाइमलाइन बदल चुकी है। जैसे ही जिन्हू की पूरी आर्मी सामने आती है, टाइटन का बॉस कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। सीन में एक दमदार साइलेंस है और तभी जिन्हू एक ठंडी लेकिन निर्णायक आवाज में कहता है, मेरे सोल्जर्स, चार्ज करो। ये वो मलम होता है जब ऑडियंस को लगने लगता है कि अब असली जंग शुरू होने वाली है, लेकिन चार्जिंग वाला सीक्वेंस डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता। इसके ठीक बाद सीन कट होता है और हम वापस यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जिन लोगों को भूल गया हो, मैं याद दिला दूं कि ये जो गेट खुला है वो अमेरिका में ही खुला है। हमें वहां के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो अकेले बैठे गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वो सोचते हैं कि कुछ मिनट पहले तक आसमान पूरी तरह शांत था, लेकिन अचानक उसमें क्रैक्स आ गए और उसके बाद जो भी चीजें उस गेट से आई हैं वो सब इंसानियत के लिए बिल्कुल नई और अनजान हैं। अब तक के इंसानी इतिहास में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। अभी टाइम में गेट्स का कॉन्सेप्ट भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये 10 साल पीछे का वक्त है।
प्रेसिडेंट खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम इन सबको छुपाकर रख सकते हैं? क्या आम जनता को बिना बताए इन चीज़ों को संभाल पाना मुमकिन है? लेकिन असली सवाल यह है कि जो कुछ आसमान से आया है, क्या उसे रोका भी जा सकता है? इसी बीच एक बंदा आता है, नाम है हैंसन। वो प्रेसिडेंट को अपडेट देता है कि जो खतरा था वो अब खत्म हो चुका है, यानी टाइटन्स को हरा दिया गया है। प्रेसिडेंट पहले तो यकीन नहीं करता, सोचता है कि ये कोई मजाक है या ओवरस्टेटमेंट, लेकिन हैंसन कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह सच है और सबूत भी हैं। इसके बाद हम एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां कई देश और एजेंसीज के प्रतिनिधि मौजूद हैं। वहां एक वीडियो प्रोजेक्टर चालू किया जाता है जिसमें दिखाया जा रहा है जिन्हू वर्सेस टाइटन की फाइट, जिसे ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। सब लोग वीडियो देखकर स्तब्ध हैं। वहां एक बंदा बोलता है कि ये इंसान कौन है, ये तो देखने में एशियन लग रहा है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल है कि ये बंदा अकेला कैसे इतना कर पाया। प्रेसिडेंट बोलता है कि ये आदमी है कौन और इसके सोल्जर्स अचानक कहां गायब हो गए। उस मीटिंग में मौजूद एक ऑफिसर भी कहता है कि ये सवाल उसके भी दिमाग में है और वो खुद जानना चाहता है कि जिन्हू आखिर है कौन। अब सीन वापस लौटता है बैटलफील्ड पर, जहां हम देखते हैं कि टाइटन और जिन्हू की आर्मी के बीच एक फुल ऑन वॉर चल रही है। लाखों टाइटन्स आ चुके हैं और जिन्हू के सोल्जर्स पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोल्जर्स हवा में, कुछ जमीन पर, हर तरफ जंग छिड़ी हुई है। जिन्हू खुद भी इस जंग में कूद चुका है। वो अपने डैगर्स को इतनी तेजी से चला रहा है कि एक एक करके टाइटन्स के गले काट रहा है। उसका अटैक पैटर्न बेहद क्लीन, प्रिसाइज और अग्रेसिव है। सच कहूं तो जितना मजा इन पैनल्स को देखने में आ रहा है, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब ये सब एनिमेट होगा। लेकिन उस लेवल की एनिमेशन को आने में शायद 2030 या 2032 तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये पूरा आर्क मैंगा का एंड वाला है। हम आगे देखते हैं कि बेलियन भी अब लड़ाई में उतर चुका है। उसका स्वॉर्ड, उसकी स्पीड, सब कुछ बेहद डोमिनेंट है। वो एक एक करके टाइटन्स को तहस नहस कर रहा है। बैटल की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और हर फाइट का कोर यही है। ये कोई आम जंग नहीं, ये धरती की रक्षा की जंग है। इतनी लड़ाई के बाद टाइटन का बॉस एक बार फिर से सामने आता है और जिन्हू से कहता है कि क्या तुझे लगता है कि तेरे ये अटैक्स हमारे ऊपर असर डालेंगे। वो ये लाइन पूरी भी नहीं करता, उससे पहले ही जिन्हू हवा में उड़ते हुए अचानक एक ब्लू एनर्जी रिलीज करता है। हम देखते हैं कि उसका हाथ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जैसा उसने ड्रैगन किंग के सामने किया था, लेकिन इस बार सिर्फ उसके हाथ बदलते हैं। हाथों का साइज बहुत ही मैसिव हो जाता है और वो सीधे टाइटन बॉस को एक जबरदस्त पंच देता है। लेकिन पंच के बाद हम देखते हैं कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी रिमोट प्लैनेट पर कोई ऐसा फाइटर मिलेगा। वो आगे कहता है कि तुम्हें अपनी आर्मी और अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ताकत पाने के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी पावर बेसिकली वीक है। वहीं वो कहता है कि टाइटन्स अपने साइज को घटाते हैं ताकि वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकें। फिर वो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। ये ऐसा फॉर्म है जो हर टाइटन नहीं हासिल कर सकता। वो बताता है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा टाइटन ही इस फॉर्म तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद टाइटन का बॉस एक और घमंडी बात करता है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, तू अगर चाहे तो माफी मांग सकता है, हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन इस बार उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिलता। बेलियन अपने स्वॉर्ड से एक तेज चमकदार अटैक करता है और एक ही स्ट्राइक में टाइटन का सिर धड़ से अलग कर देता है। यहां तक कि खुद जिन्हू भी एक सेकंड को चौंकता है। बेलियन झुकता है और कहता है, माय किंग, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप उससे बातचीत कर रहे हैं, वरना मैं अटैक नहीं करता। जिन्हू मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग जरूरत से ज्यादा घमंडी हो चुके हैं, अब इनका इलाज जरा खास होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें वो ट्रीटमेंट दो जो इन्हें याद रह जाए, ताकि अगली बार पता चले कैसे बात की जाती है। बेलियन को जिन्हू से इजाजत मिलते ही जैसे उसके अंदर का बीस्ट बाहर आ जाता है। वो बिना कोई वक्त गंवाए टाइटन्स पर टूट पड़ता है, एक एक करके हर टाइटन को धूल चटाने लगता है। इस पूरे सीन को एकदम पावरफुल और सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता है और वहीं से कहानी फिर एक बार शिफ्ट होती है वापस ऑफिशियल लेवल की मीटिंग में, जहां यूएस के टॉप ऑफिशियल्स और प्रेसिडेंट खुद इस पूरी फाइट को ड्रोन के जरिए लाइव देख रहे होते हैं। वो सब कुछ जो हो रहा था उनके लिए किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। प्रेसिडेंट खुद मन ही मन कहता है कि ये सब तो किसी मूवी का सीन लग रहा है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये सब रियल में हो रहा है। हर एक टाइटन को जैसे वो आदमी खिलौनों की तरह तोड़ रहा है। ऐसा कोई इंसान वाकई में हो सकता है? क्या ये बंदा इस धरती का ही है? उनकी कंफ्यूजन जायज है, क्योंकि इस समय दुनिया में ना तो कोई डंगन खुला है, ना गेट्स का कॉन्सेप्ट आया है और ना ही कोई बीस्ट्स कभी देखे गए हैं। ये सब पहली बार हो रहा है। और अब जब टाइटन्स जैसे बींग्स प्रकट हुए हैं और वो भी एक अकेले इंसान के सामने घुटने टेक रहे हैं, तो जाहिर है दुनिया के लीडर्स हैरान होंगे।
वहीं ब्रेनर आगे बढ़कर कहता है कि इस लड़के की आइडेंटिटी को ऐसे सीधे सीधे पता लगाना संभव नहीं है, हमें किसी दूसरे अबनॉर्मल तरीके से इसका पता लगाना होगा। प्रेसिडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है अबनॉर्मल मेथड, तो ब्रेनर याद दिलाता है उस लड़की के बारे में जो भविष्य देख सकती है, सेलर, वही जिसने पहले कई घटनाओं को प्रिडिक्ट किया था और हर एक बात सच साबित हुई थी। ब्रेनर कहता है कि यही वो समय है जब हमें सेलर की मदद लेनी पड़ेगी ताकि हम जान सकें कि ये बंदा असल में है कौन, वो इंसान जो अकेले पूरी टाइटन आर्मी को खत्म कर चुका है। जैसे ही ये बात होती है, सीन कट होता है और हम शिफ्ट हो जाते हैं एक स्कूल में जहां ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं एकदम शांत सादे से मोमेंट में जुनू अचानक रुकता है, उसकी आंखें एक इंसान पर टिक जाती हैं और वो जैसे कुछ पल के लिए बर्फ में जम जाता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आयरन है, उसका पुराना शैडो सोल्जर। लेकिन इस टाइमलाइन में वो अभी जिंदा है, एक इंसान है। जिन लोगों को याद नहीं, बता दूं, आयरन का असली नाम था किम चुल और वो एक हंटर था जिसे जिन्होंने मारा था और बाद में उसका शैडो बनाया था। अब 10 साल पीछे की टाइमलाइन में वो हंटर फिर से सामने है। उसका दोस्त आकर उसे पुकारता है, किचुल तू यहाँ क्या कर रहा है? और जिनू बस सन है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, आयरन, मैं सच में आयरन को देख रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, जिन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी आर्मी में शामिल किया था, जैसे दोंगसोक, आयरन, वो सब इस टाइमलाइन में अभी भी जिंदा हैं। उन पर अभी तक कोई आपदा आई ही नहीं और इसी वजह से जिनू के लिए ये सब कुछ देखकर एक अजीब सी भावनात्मक हलचल है। उसी वक्त उनके राइवल ग्रुप से एक बंदा आता है और कुछ अकड़ में कहता है कि उसने सुना है जिनू की टीम में एक फर्स्ट ईयर रॉकी शामिल हुआ है, यानी जिनू की खुद की एंट्री की बात हो रही है। वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या वो सच में इतना अच्छा है कि एक इंजर्ड मेंबर की जगह फर्स्ट ईयर को रखा गया है। लेकिन तब उनकी टीम का कैप्टन जिनू के कंधे पर हाथ रखकर जवाब देता है, ये जो फर्स्ट ईयर है ना, ये पागल कर देगा सबको, बस इंतजार करो और देखो ये क्या कर सकता है। और वहां जिनू का रिएक्शन, उसकी शॉक और स्माइल का मिक्स बस देखने लायक होता है। दूसरी टीम का लड़का फिर से बोलता है, ओके, हम भी कोई कम नहीं है, हमारी टीम में भी एक नया बंदा है, देखो यही खड़ा है मेरे बगल में, बहुत ही खतरनाक है। और वो कोई और नहीं बल्कि वही किम चुल यानी आयरन है। फिर वो आयरन को बोलता है कि कुछ बोलो, लेकिन चुल चुपचाप खड़ा रहता है। अंदर ही अंदर किम चुल कुछ महसूस कर रहा है। वो मन ही मन कहता है कि उसे इस अजनबी लड़के से एक जबरदस्त ओवरवेलमिंग प्रेजेंस महसूस हो रही है। वो सोचता है, मैंने इससे पहले इसे देखा नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मन कर रहा है इसके सामने झुक जाऊं। क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद डर की वजह यह है कि वो खुद को इससे कमजोर मानने लगा है। फिर खुद को समेटते हुए वो जोर से चिल्लाता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये कहने पर उसके पीछे के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे वो समझ ही नहीं पाते कि वो अचानक इतना जोर क्यों बोल रहा है। अब वो सीधे जिनू के सामने आता है, आंखों में घूरते हुए, और कहता है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अगर कुछ कहना है तो स्टेडियम के बाहर चल, वहां बता तू कौन है और मैं कौन हूं। और वहां खड़े बाकी लोग एक ही बात सोच रहे होते हैं, अभी तो कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ और ये दोनों तो फाइट मोड में चले गए। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चीजें सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि वाकई में डीप और इंसानी लेवल पर भी असर छोड़ती हैं। संग जिनों के सामने इस बार उसका पुराना शैडो सोल्जर आयरन यानी किम चुल एक इंसान के रूप में खड़ा है। और जैसे ही वो जिनों के करीब आता है, एक अजीब सी बेचैनी उसमें जाग जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके हाथ जिनों के कॉलर तक पहुंच जाते हैं और वो पूछ बैठता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मुझे हराना आसान है? लेकिन ये सिर्फ एक आम टकराव नहीं था। और तभी जिनू के पुराने शैडो सोल्जर्स, जो अब भी उसकी ताकत और विरासत को पहचानते हैं, टस्क, बीरू और बाकी सब तुरंत पहचान जाते हैं कि सामने जो इंसान खड़ा है वो वही है जिसे वे कभी एक साथी की तरह जानते थे। बीरू धीरे से कहता है, वेलकम बैक आयरन। उस एक पल में पुराना रिश्ता जैसे फिर से जाग उठता है। बेलियन, जो हमेशा अपने किंग की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहता है, तुरंत परमिशन मांगता है, माय किंग, बस एक इशारा करे मैं उसे सबक सिखा दूं। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा होता है जो पूरी टोन बदल देता है। किम चुल, जो अभी तक समझ रहा था कि ये बस एक आम टकराव है, अचानक भीतर से टूटने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो जिनों के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, ना चाहते हुए, अनजाने में, और पूछता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये क्या फीलिंग है? जिनू समझ जाता है ये उसका सोल्जर नहीं है, ये एक इंसान है जो अपने जीवन को दोबारा जी रहा है। और इसलिए वो एक बेहद जिम्मेदार डिसीजन लेता है। वो स्नैप करता है और किम चुल के दिमाग में एक नया नैरेटिव बैठा देता है। तुमने मुझसे फाइट की थी, फिर तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे पिता के दोस्त का बेटा हूं। इसके बाद तुम और मैं अच्छे दोस्त बन गए। अब तुम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई की है, इसलिए तुम खुद पर गर्व महसूस करो। ये एक सॉलिड मोमेंट था
और ये दिखाता है कि जिनो केवल ताकतवर नहीं है बल्कि उसे ये भी समझ है कि कब किसी की आज़ादी को उसका हक देना ज़रूरी है। इसी के साथ किमचुल का कॉन्फिडेंस भी बच जाता है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है बिना इस गिल्ट के कि वो किसी और के कंट्रोल में था। अब सीन कट होता है और हम वापस यूएस में लौटते हैं, जहां ब्रीनर सेलनर से मिलने आता है। उसका मकसद साफ है, उस अनजान शख्स की पहचान जानना जिसने अकेले सारे टाइटन्स को खत्म कर दिया। ब्रीनर को जवाब मिलने से पहले ही सेलनर बोल पड़ती है, पहले सवाल का जवाब है हाँ और दूसरे का नहीं। ब्रीनर हैरान हो जाता है, तुमने मेरा सवाल सुना तक नहीं और जवाब दे दिया। सेलनर मुस्कुराती है, मैं अभी भविष्य नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं और तुम्हें जवाब इसलिए दे सकी क्योंकि मैंने पास्ट में झांक के देखा है। भ्रूण गुस्से में कहता है, लेकिन तुम उस बंदे के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रही जिसने हमारी पूरी कंट्री को बचा लिया? तब सेलनर कहती है कि वो बंदा पहली बार दुनिया को नहीं बचा रहा है, उसने इससे पहले भी इंसानियत को बचाया है। भ्रूण ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसके लिए ये रियलाइजेशन बहुत बड़ा था। उसके जाते वक्त वो एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वो बंदा इंसानियत के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा? सेलनर मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं गारंटी दे सकती हूँ। भ्रूण कहता है, ठीक है, मैं ऐसा मानूंगा जैसे तुम उसे जानती ही नहीं, और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, थॉमस एंड्री वहां आता है, वही पहला गेस्ट। थॉमस को भ्रूण पसंद नहीं आता और वो पूछता है, क्या मैं उसे हैंडल कर दूं? सेलनर उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें प्रोफेशनल फाइटिंग से बैन कर दिया जाएगा। फिर थॉमस पूछता है, तुमने मुझे एक्सीडेंट से बचाया क्यों था? सेलनर कहती है, क्योंकि तुमने पास्ट में बहुत अच्छे काम किए थे। वो फाइट की बात कर रही थी जहां थॉमस ने जिनू के साथ मिलकर मोनाक से लड़ा था, कुछ ऐसा जो थॉमस खुद भूल चुका है, लेकिन सेलनर जानती है क्योंकि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकती है। आखिर में थॉमस सेलनर से पूछता है, वो हीरो जिसने दुनिया को बचाया है वो अभी कहाँ है? सेलनर मुस्कुराकर कहती है, शायद वो अभी अपने यंग सेल्फ के साथ हैंग आउट कर रहा है। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं जूनियर हाई स्कूल गर्ल्स एथलेटिक प्रिलिमिनरी कंपटीशन में। रेस शुरू होती है, सभी लड़कियां दौड़ती हैं और आखिर में चाहिन सबसे तेज निकलती है। वो फर्स्ट आती है, लेकिन उसकी एंकल पर चोट लग चुकी है। वो खुद से कहती है, मैंने तो ये राउंड जीत लिया, लेकिन क्या मैं बाकी राउंड्स में दौड़ भी पाऊंगी? वहीं पर जिनू आता है। वो समझ जाता है कि उसकी एंकल बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। वो उसे हील करने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास बस एक मौका है, इससे पूरी तरह इस्तेमाल करो। चाहिन उस पल को पहचानने की कोशिश करती है और पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? जिनू मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे तेज दौड़ सको तो मैं जवाब दूंगा। इस एपिसोड में हमें एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत देखने को मिलती है, जहां ब्रेन सेलेनर से उस शख्स के बारे में पूछता है जो उसे मिली रिकॉर्डिंग में दिखा था। वो सवाल करता है कि क्या ये मुमकिन है कि इंसानियत इससे पहले भी खत्म होते होते बच चुकी हो? क्या इस आदमी ने उसे पहले भी बचाया है? सेलेनर कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुराती है और ब्रेन को खुद ही धीरे धीरे एहसास होने लगता है, हाँ, शायद यही सच है। टाइम स्किप होता है। जिनू अब 1 महीने बाद चाहिन से मिलने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया है। वो रास्ते में सोचते हैं कि उन्हें कुछ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे और फिर अपने शैडो एबिलिटी से एक ड्रेस कॉपी कर लेते हैं। चाहिन को मिलने से पहले वो मन ही मन 3, 2, 1 गिनते हैं और घूम जाते हैं। पीछे से चाहिन सरप्राइज करने ही वाली होती है, लेकिन जिनू पहले ही नोटिस कर चुके होते हैं। चाहिन मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे पीछे भी 2 आंखें हैं क्या? थोड़ी बातचीत होती है। चाहिन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है उनके एग्जाम के लिए और पूछती है, तुम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो क्या वहाँ कोई खास है? जिनू कहते हैं, हाँ, वहाँ कोई है जिससे मुझे मिलना है। चाहिन नाराज हो जाती है, वो कोई लड़की है क्या? जिनू मुस्कुराकर कहते हैं, इट्स अ सीक्रेट। चाहिन मुंह फुलाकर आगे बढ़ जाती है और उन्हें याद दिलाती है उनका पुराना वादा, अगर मैं तुमसे पहले दौड़ पाई तो तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। जिनू हामी भरते हैं और तभी चाहिन कहती है, वो क्रिसमस ट्री दिख रहा है, पहले जो वहां पहुंचेगा वही जीतेगा। लेकिन भागने से पहले वो अपना मफलर जिनू को पहना देती है और कहती है, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो हिलना मत। जिनू वहीं रुक जाते हैं, पूरी तरह से शॉक्ड। उनके शैडो सोल्जर्स पीछे से कमेंट कर रहे हैं, माय किंग, आप पहले ही हार चुके हैं। बेरू कहता है, अभी भी दौड़ोगे तो जीत सकते हो। लेकिन तभी जिनू के दिमाग में चाहिन के साथ बिताए सारे पल दौड़ने लगते हैं। वो स्माइल करते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। दूसरी ओर चाहिन क्रिसमस ट्री तक पहुंच जाती है, उसे छू लेती है और कहती है, इसका मतलब मैं जीत गई? जिन वो कुछ नहीं कहते, बस स्माइल करते हैं। फिर वो अपने शैडो सोल्जर से कहते हैं, आंखें बंद कर लो, और वो चाहिन के पास चलते हैं। चाहिन आंखें बंद कर लेती है और जिनवू उसे किस करते हैं।